एनसीआरबी के आंकड़े दलित उत्पीड़न पे बताते हैं काफ़ी बढ़े हैं। उसके बाद हत्या भी होती है और तमाम सारी घटनाएं उत्तर प्रदेश में हो रही है। आंकड़ों को लेकर क्या कहेंगे जो दलित उत्पीड़न जो हो रहा है? एनसीआरबी रिपोर्ट के मुताबिक ये आंकड़ा 2021 में जहां 13,146 था, आज 15,368 हो गया। पूरे देश में दलित उत्पीड़न में उत्तर प्रदेश नंबर 1। महिलाओं पर अपराध के मामले में पूरे देश में उत्तर प्रदेश नंबर 1। दलित समाज का व्यक्ति सीजीआई ऑफ इंडिया है, उस पर जूता फेंकने की कोशिश की जा रही है कि मायावती भारतीय जनता पार्टी के सामने नतमस्तक हो चुकी हैं, डर चुकी हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए उल्टे सीधे बयान देकर रही हैं। या भाजपा की मेहरबानी पर यह रैली आयोजित की गई थी, इसलिए भाजपा को खुश करने के लिए उन्होंने भाजपा की तारीफ की। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। पूरा प्रदेश जंगल राज बन गया है। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। उत्तर प्रदेश में एनसीआरबी के आंकड़ों को लेकर चर्चाएं तेज है और इसी बीच में दलितों के उत्पीड़न का मामला पिछले कई डेटा में इस बार सबसे ज्यादा रहा है। आपने देखा लगातार सपा सुप्रीमो और तमाम अन्य विपक्षी दल भी इस मुद्दे पर आवाज उठाते रहे और एनसीआरबी का आंकड़ा जस्ट आने के बाद रायबरेली में आपने देखा हरिओम वाल्मीकि की पीट कर हत्या कर दी जाती है। तमाम सवाल खड़े होते हैं। भारतीय जनता पार्टी आपने देखा वाल्मीकि जयंती भी मनाती है, छुट्टी देती है। हमारे साथ बात करने के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं। स्वामी जी, एनसीआरबी के आंकड़े दलित उत्पीड़न पे बताते हैं काफ़ी बढ़े हैं, उसके बाद हत्या भी होती है और तमाम सारी घटनाएं उत्तर प्रदेश में हो रही है। आंकड़ों को लेकर क्या कहेंगे जो दलित उत्पीड़न जो हो रहा है? देखिए, पहली बात तो कि आज भाजपा सरकार केंद्र की हो या प्रदेश की, जहां सभी जनहित के मुद्दों पर पूरी तरीके से फ्लॉप हुई है, वहीं कानून व्यवस्था भी पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। यूं कहिए पूरा देश जंगल राज का शिकार बन गया है और पूरे देश में उत्तर प्रदेश आपराधिक घटनाओं में नंबर 1 है। जैसा कि आपको मैं अवगत कराना चाहता हूं कि पूरे देश में दलित उत्पीड़न में उत्तर प्रदेश नंबर 1। महिलाओं पर अपराध के मामले में पूरे देश में उत्तर प्रदेश नंबर 1। हत्या के मामले में पूरे देश में उत्तर प्रदेश नंबर 1। दहेज हत्या में पूरे देश में उत्तर प्रदेश नंबर 1। अपहरण के मामले में पूरे देश में उत्तर प्रदेश नंबर 1। रही बात दलित उत्पीड़न के मामले में, जैसा कि अभी बताया कि नंबर 1 है। और यही नहीं, भाजपा सरकार अपने ही पिछले आंकड़े का रिकॉर्ड तोड़ करके 16.9% की आपराधिक घटनाओं में वृद्धि की है, जहां पर एनसीआरबी रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में कुल पूरे देश में 57,562 घटनाएं घटी हैं। उसमें उत्तर प्रदेश अकेले में 15,368 दलित उत्पीड़न की घटनाएं घटित हुई हैं, जो पूरे देश में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। और यहीं पर ये आंकड़ा 2021 में जहां 13,146 था, आज 15,368 हो गया। यानी एक साल में ही इसमें 16.9% की वृद्धि हुई है। इस प्रकार से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। पूरा प्रदेश जंगल राज बन गया है। पूरे देश में भी यही हाल है। और यहाँ तक कि जिस तरीके से अभी अभी सीजीआई इंडिया पर जूता फेंकने की घटना हुई है, क्या अगर चीफ जस्टिस फॉरवर्ड समाज के होते तो उन पर किसी की जूता फेंकने की हिम्मत पड़ती? क्योंकि सीजीआई इंडिया दलित समाज के हैं, इसलिए किसी सिरफिरे मंचले ने धर्म की दुहाई देकर के यह घिनौना कृत्य किया कि उन पर जूता फेंकने की कोशिश की। मैं बधाई देता हूं बार काउंसिल ऑफ इंडिया को, जिन्होंने उसी दिन उस मामले का संज्ञान लेते हुए उसको प्रैक्टिस से डिबार कर दिया। लेकिन भारत सरकार के गृह मंत्रालय अभी तक उस अपराधी की गिरफ्तारी नहीं किया जो दलित उत्पीड़न की प्रकाष्ठा है। अगर सीजीआई पर हमला हो रहा है, एक नहीं 2-2 राष्ट्रपतियों को मंदिर में जाने से रोक दिया जाता है,
अगर एक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दिल्ली के स्थित जगन्नाथ मंदिर में जाने से रोका जाता है, इसके पहले के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को ब्रह्मा मंदिर राजस्थान में जाने से रोका जाता है, इसलिए कि ये एक दलित समाज का है, एक आदिवासी समाज का है। आज दलित समाज का व्यक्ति सीजीआई ऑफ इंडिया है, उस पर जूता फेंकने की कोशिश की जा रही है। तो आखिर ये दलितों पर ही उत्पीड़न क्यों, आदिवासियों पर ही उत्पीड़न क्यों, पिछड़ों पर ही उत्पीड़न क्यों? स्वाभाविक रूप से भाजपा सरकार वोट लेने के लिए दलित आदिवासी पिछड़ों को हिंदू कहती है, और सत्ता में आने के बाद सबसे पहले दलितों आदिवासियों पिछड़ों का आरक्षण शून्य निष्प्रभावी करती है, बड़े पैमाने पर जनजातीय अत्याचार करती है, जिसका नतीजा है कि आए गए दिन पूरे प्रदेश में किसी न किसी दलित आदिवासी पिछड़े समाज के नौजवान की हत्या होना या दलित आदिवासी पिछड़े समाज की महिलाओं को बलात्कार दुराचार का शिकार बनाया जाना आम हो गई है। वहीं पर आज दलितों के साथ बड़े पैमाने पर भेदभाव किया जा रहा है। दलित आदिवासी पिछड़े समाज के लोग सरकारी नौकरियों में जाते हैं, सामान्य मेरिट से ज़्यादा अंक पाने के बावजूद भी नॉट फाउंड सुटेबल कह करके उनको वापस कर दिया जाता है। यहाँ तक कि विश्वविद्यालय के प्रवेश में भी भेदभाव होने लगा है। अगर SC ST OBC का स्टूडेंट सामान्य मेरिट से ज़्यादा अंक भी पाता है तो नॉट फाउंड सुटेबल कह करके उसको एडमिशन से वंचित कर दिया जाता है। ये भेदभाव भाजपा सरकार में बड़े पैमाने पर बढ़ा है। स्वाभाविक रूप से इससे साबित होता है कि भाजपा दलित आदिवासी पिछड़ों की दुश्मन है, और यही कारण है कि बड़े पैमाने पर जनजातीय अत्याचार की घटनाएं बढ़ी। स्वामी जी, मायावती जी की बड़ी रैली होती है और तमाम लोग लिखना चालू कर देते हैं कि मायावती भारतीय जनता पार्टी के सामने नतमस्तक हो चुकी हैं, डर चुकी हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए उल्टे सीधे बयान देकर रही हैं। स्वाभाविक रूप से कल सुश्री बहन मायावती जी का बयान हताशा और निराशा का बयान था। लोगों ने सोचा था मानवर काशीराम जी के परिनिर्वाण दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में मानवर काशीराम के सामाजिक परिवर्तन आंदोलन पर चर्चा होगी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मिशन पर चर्चा होगी, लेकिन ऐसा कुछ न करके बहन मायावती ने पूरी ताकत भाजपा की तारीफ में लगा दी, जिससे लगता है कि CBI और ED का डर इस हद तक बहन जी के दिल दिमाग में बैठा हुआ है कि मजबूरी में या तो उन्होंने भाजपा की तारीफ की या भाजपा की मेहरबानी पर यह रैली आयोजित की गई थी, इसलिए भाजपा को खुश करने के लिए उन्होंने भाजपा की तारीफ की। बहरहाल इसका जवाब तो बसपा का कार्यकर्ता सुश्री बहन मायावती से लेगा। अब उनका बचा खुचा जनाधार भी उनके हाथ से निकलने वाला है, क्योंकि सारे कार्यकर्ता कल निराश होकर गए हैं। बहन जी का भाषण सुन करके हाथ मलते हुए गए हैं कि बहन जी को कौन सा रोग हो गया है जो बहन जी भाजपा को कटघरे में खड़ा करना चाहिए। दलित उत्पीड़न के मामले में, महिला उत्पीड़न के मामले में, हत्या के मामले में, अपराध के मामले में, बलात्कार के मामले में, अपहरण के मामले में आज उस भाजपा को क्लीन चिट दे करके तारीफ कर रही हैं। स्वाभाविक रूप से कार्यकर्ता नाखुश हो गया है। जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो ये तक कह रहे हैं कि अब जो विपक्षी दल हैं वो तैयारी, नई स्ट्रेटेजी तय करेंगे। मायावती ने डिक्लेयर कर दिया है इनडायरेक्टली कि वो भाजपा के साथ में है। अब नई रणनीति तय किया जाएगा जो दलित समाज के जो वोटर्स हैं या उनके लिए। स्वाभाविक रूप से इस देश के दलितों आदिवासियों पिछड़ों ने पहले भी अपना निर्णय अपने विवेक पर लिया है, जिसमें भाजपा के लोगों ने नारा दिया था अब की बार 400 के पार। 2024 लोकसभा चुनाव में भाजपा के ही कुछ सांसद प्रत्याशियों ने इस बात का खुलासा किया था कि यदि 400 के पार का आंकड़ा आप कर दोगे तो हम संविधान बदल देंगे। लेकिन वहीं पर यद्यपि सबसे पहले नारा मेरे द्वारा दिया गया था संविधान बचाओ भाजपा हटाओ, लेकिन इंडी ने पहले उसको अपना मुद्दा बना लिया और इस पर चुनाव लड़े। नतीजा हुआ कि 400 के पार का आंकड़ा देखने वाले भाजपा बैसाखी पे आ गए, संविधान बच गया। लेकिन अभी भी संविधान से खिलवाड़ करने से भाजपा बाज नहीं आई, और यही कारण है सरकार संविधान द्वारा प्रदत्त 15/4/16/4 के तहत SC ST को दिया गया आरक्षण शून्य निष्प्रभावी किया जा रहा है। वहीं पर अनुच्छेद 340 के अंतर्गत दिया गया पिछड़ों को 27% का आरक्षण भी शून्य निष्प्रभावी कर दिया जा रहा है। यानी संविधान तो नहीं बदल पाए, लेकिन संविधान की व्यवस्था को जरूर ये कमज़ोर कर रहे हैं, निर्जीव कर रहे हैं, निष्प्रभावी कर रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से आज भी संविधान पर खतरा मंडरा रहा है, जिससे लोगों को सावधान करना है और संविधान बचाने के लिए
तथा उत्पीड़न से बचने के लिए, सम्मान स्वाभिमान के लिए इस देश का दलित आदिवासी पिछड़ा सोच समझ के निर्णय लेगा। जैसे लोकसभा में लिया था वैसे फिर लेगा। जाति पार्टी क्षेत्र से ऊपर उठकर वो अपना मतदान करेगा, जिससे कि संविधान सुरक्षित रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ स्वामी प्रसाद मौर्य जी थे। हम बात कर रहे थे जो मायावती जी की जो रैली हुई, एनसीआरबी के जो आंकड़े आए, उन सबको लेकर बात हुई, तमाम मुद्दे थे। आपको कैसी लगी रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में लिखें, और आपके भी कोई सवाल है, सवाल ज़रूर लिखते रहें। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।